कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ने से लोगों में काफी दिक्कत हो चुकी है और पूरे कोलकाता में जिस तरह से कहें कि जो रेस्टोरेंट है और जो होटल चलते हैं, ज्यादातर होटलों में गैस जो कमर्शियल सिलेंडर की देखिए खपत होती है। खपत होने से काफी संख्या में जो लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं, यहाँ सिलेंडर से ही खाना बनता था। लेकिन कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जिस तरह देखें कि सिलेंडर के दाम बढ़ा हुआ है और बढ़ने के बाद किस तरह से अब लोग उसका अल्टरनेट यानी गैस के यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। पहले सिलेंडर का दाम जिस तरह से 2208 रुपया और उसके बाद बढ़कर ये 3202 रुपया हो गया, मानी 993 रुपए की अचानक बढ़ोतरी हुई है। देखिए किस तरह से जब होटल में है यहाँ पे बाकायदा सिलेंडर पे चावल है, दाल है, सब्जी है और ये देखिए आलू भाजा चोखा है। किस तरह से देखिए जो भीड़ लगी हुई है और देखिए ये अब अल्टरनेट इसकी व्यवस्था हो चुकी है क्योंकि दाम बढ़ चुका है। कमर्शियल सिलेंडर का दाम कोलकाता में बढ़ा है और आज ही सुबह देखे कि अब इन्होंने गैस जिससे बनता था अब चूल्हे की व्यवस्था कर दिया, यानी जो चूल्हा रखा हुआ था पहले से रखा हुआ था अब चूल्हे पे देखिए दाल बना रहे हैं क्योंकि इतना महंगा हो गया जिस तरह से कहे कि अब आगे एफर्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन मूड में आ गए हैं। राज्य के सभी जिले के डीएम और एसपी के साथ सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बैठक की। बैठक करीब 4 घंटे तक चली और सबसे बड़ी बात है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी डीएम और एसपी को कई निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि क्राइम और करप्शन से कोई समझौता नहीं होगा। दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करे पुलिस। अपराधी किसी तरह का दुस्साहस ना करे, इसको लेकर पुलिस मुस्तैद रहे। राज्य के हर पंचायत में पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगेगा। डीएम और एसपी अपने दफ्तर में 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जरूर रहेंगे। बिहार की महिलाओं और बच्चियों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और जो भी अपराधी बच्चियों के साथ अपराध अगर करता है तो उसे माला पहनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पर माला चढ़ाने की जरूरत है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना से पहले बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। मतगणना से पहले 2 मई को बीजेपी ने बड़ी रणनीतिक बैठक बुलाई है जिसकी अगुवाई भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल करेंगे। आपको बता दें कि बैठक का फोकस बिल्कुल स्पष्ट है। काउंटिंग डे पर किसी भी स्तर पर कोई चूक न हो, बूथ स्तर से लेकर काउंटिंग सेंटर तक हर व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की जाए। किस केंद्र पर कौन तैनात रहेगा, एजेंट्स की भूमिका क्या होगी और हर राउंड की निगरानी कैसे सुनिश्चित की जाएगी, इस पर अंतिम रणनीति तय होगी। बैठक में चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न सीटों पर तैनात प्रवासी नेताओं, सांसदों और विधायकों को भी बुलाया गया है। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट और फीडबैक साझा करेंगे ताकि जमीनी स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके। दरअसल बंगाल की कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है। एक ओर टीएमसी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर वापसी का दावा कर रही है, दूसरी ओर बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर आक्रामक थी और इस आधार पर उसको ऐसा लगता है कि वो आराम से इस चुनाव को जीत सकती है। 4 तारीख को आखिरी जंग है एक तरह से, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि लोकल स्तर के कर्मचारियों के दम पर अब तक टीएमसी बार-बार घपलेबाजी करती थी, वोटिंग में भी घपला करती थी और काउंटिंग में भी गड़बड़ी करती थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग सख्त था और ऐसे में मुकाबला करीबी लग रहा है। इसलिए बीजेपी अपने स्तर पर निर्णायक तैयारी कर रही है कि वोटिंग तो ठीक से हो गया, चलिए कम से कम काउंटिंग के दौरान भी उनकी स्थिति मजबूत रहे, उनके एजेंट्स अलर्ट रहें ताकि घपलेबाजी की कोई गुंजाइश न रहे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बुद्ध पूर्णिमा पर आज समाजवादी पार्टी में कई आयोजन किए गए। एक तरफ भंडारे का आयोजन किया गया तो दूसरी तरफ सपा कार्यालय में बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनका आशीर्वाद भी हासिल किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बहुजन समाज में अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश करते हुए बड़ा सियासी संदेश दिया। अखिलेश ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बाबा साहब का संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी का साथ देने की अपील की। उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो विपक्ष को बदनाम करने में जुटी है, जबकि खुद ही आरक्षण लागू करना नहीं चाहती। अखिलेश ने चुनाव के बीच विशेष सत्र बुलाने पर आरोप लगाया
कि बीजेपी विपक्ष के प्रचार को प्रभावित करने की साजिश रच रही थी। अखिलेश यादव ने आज ये भी कहा कि सिलेंडर की कीमत बढ़ने से खाना पीना महंगाई सब बढ़ जाती है। आगे भी देखते जाइए किस किस चीज की कीमतें बढ़ती हैं। ये लोग अपने लोगों का मुनाफा कम नहीं करना चाहते और न ही भ्रष्टाचार कम करेंगे। अखिलेश यादव ने आज ये भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार ही बनने जा रही है। बहुजन समाज के सम्मान के नारे के साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अब खतरे में, ऐसे में बौद्ध भिक्षुओं से मदद की जरूरत है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक दिवस पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि यूपी के 15 लाख श्रमिकों को 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक दिवस के मौके पर इस बात का ऐलान किया है। योगी ने कहा है कि अगर काम किया है तो उसका दाम भी श्रमिकों को देना होगा। योगी ने ये भी कहा कि कुछ गरीबों का हक राशन हड़प लिया जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। योगी ने कहा कि जो गरीबों का हक मारता था उसकी जगह अब हवालात में होगी। कोरोना काल में विपक्षी दल और उसके नेता रजाई तान कर सो गए थे। अगर किसी ने उस वक्त लोगों की मदद की तो वो डबल इंजन की ही सरकार थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि आज के वक्त में हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है और औद्योगिक अशांति नहीं होने देनी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी रिंकी भूया शर्मा के खिलाफ एक से अधिक पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था और विदेशों में अघोषित संपत्ति का भी आरोप लगाया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पवन खेड़ा की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और दोहराया कि गिरफ्तारी अनावश्यक है। वहीं असम सरकार की तरफ से अदालत में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी पवन खेड़ा ने झूठे दावे करने के लिए पासपोर्ट समेत कई जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज से नया पता हो गया 7 सर्कुलर रोड। जी आज मुख्यमंत्री आवास को छोड़कर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ इस 7 सर्कुलर रोड वाले बंगला में आज से शिफ्ट हो गए हैं। आज बुध पूर्णिमा का दिन है और आज अंदर में पूजा का आयोजन किया गया था और पूजा के बाद नीतीश कुमार अपने बेटे के साथ इस पूरे बिल्डिंग में, इस आवास में शिफ्ट हो गए हैं। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद से सम्राट चौधरी अपने पुराने आवास में ही रह रहे थे, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में रह रहे थे। लेकिन इस आवास में काम चल रहा था और आवास में काम का पूरा होने के बाद आज नीतीश कुमार अपने बेटे के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और इस बंगले की कुछ खासियत भी है। 7 सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार पहले भी रह चुके थे। जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे उस दौरान भी वो इसी आवास में रहे थे और उसके बाद से इस पूरे जो बंगले को तोड़कर फिर से बनाया गया था। बाद में यह बंगला मुख्य सचिव के नाम से अलॉट हो गया था, लेकिन उसके बाद अब इस बंगले में नीतीश कुमार रहेंगे। और सबसे खास बात है कि इस बंगले से सिर्फ 2 बंगले के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का आशा, यानी कि अब लालू प्रसाद यादव के ये पड़ोसी भी हो गए हैं। कैमरामैन नीरज त्रिपाठी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी MSU के सिलेबस में अब शामिल होगा मोदी तत्व। अब यूनिवर्सिटी के छात्र समाजशास्त्र के साथ साथ RSS और मोदी के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के समाजशास्त्र विभाग ने अपने सिलेबस के 4 नए विषय जोड़ने का फैसला किया है। सोशियोलॉजी, पेट्रियोटिज्म यानी कि समाजशास्त्री देशभक्ति विषय के तहत अब छात्रों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उदय और संगठन की कार्यप्रणाली के बारे में भी विस्तार से पढ़ाया जाएगा। सबसे चर्चा में है दूसरा विषय मोदी तत्व। इस कोर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कौशल, उनके सिद्धांत और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उनकी कार्यशैली का अध्ययन कराया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को वीर सावरकर की राजनीति फिलोसॉफी, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के रिफॉर्म्स और राष्ट्रवाद की समाजशास्त्रीय समझ जैसे विषयों की भी जानकारी दी जाएगी। विभाग के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि समाज में समरसता लाने और वर्तमान विकास को समझने के लिए ये बदलाव जरूरी है। इसी के साथ विभाग ने BA समाजशास्त्र की सीटों को भी 150 से बढ़ाकर 286 कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस बदलाव को लेकर अब नई बहस छिड़ गई है। कैमरामैन के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गुरुवार को एक दिल दहलाने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई। यहाँ पर बरगी डैम में तेज तूफान के बीच एक डबल डेकर क्रूज जो है वो देखते ही देखते पानी में समा गया और इसके साथ ही इसमें 35 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रशासन का दावा है कि बाकी लोग
22 लोगों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं अभी 8 से 10 जो मिसिंग लोग हैं उनको सर्च करने का ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। पिछले 18 घंटे से ज़्यादा से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। एक टेम्परेरी सड़क यहाँ पर बनाई गई और टेम्परेरी सड़क बनाकर आप देख सकते हैं कि जेसीबी और हाइड्रा यहाँ पर लाया गया। और सबसे बड़ी चुनौती जो थी इस क्रूज, डबल डेकर क्रूज को बाहर निकालने की जो चुनौती, वो सबसे ज़्यादा टफ थी और उसी टास्क को लेकर जो है सबसे ज़्यादा समय यहाँ पर लग रहा है। क्रूज निकालने के बाद ही कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती उन मिसिंग लोगों को ढूंढने की है। और ये हादसा एक सवाल भी खड़ा कर गया कि क्या इस तरह के यदि हादसे होते हैं तो हमारे पास इनसे निपटने के लिए फौरी तौर पर क्या कुछ इंतजाम है। तो वो सारे इंतजाम जो है वो यहाँ पर नदारद नजर आए। रात भर छेनी हथौड़ी से यहाँ पर काम चलता रहा, रस्से से इस क्रूज को खींचने का काम चला और देर रात एनडीआरएफ और देर आगरा से टीम पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और 9 बॉडी अभी तक निकाले चल चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जो है वो जारी है। जबलपुर के बरगी से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार। महाराष्ट्र दिवस पर महाराष्ट्र के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बहुप्रतीक्षित मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद न सिर्फ मुंबई पुणे की दूरी में कमी आएगी बल्कि सुरक्षा को भी एक मजबूती मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के शुरू होते ही मुंबई से पुणे के बीच यात्रा समय में करीब 25 से 30 मिनट की कमी आने का अनुमान है। अभी तक घाट सेक्शन में तीखे मोड़, चढ़ाई और ट्रैफिक जाम के कारण वाहन चालकों को धीमी रफ्तार से गुजरना पड़ता था। मिसिंग लिंक इन चुनौतियों को खत्म करते हुए सीधा, सुगम और तेज मार्ग उपलब्ध कराएगा। खपोली से लेकर सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट के बीच विकसित किया गया यह नया मार्ग अत्याधुनिक सुरंगों और वायडक्ट यानी के ऊंचे पुलों के जरिए तैयार किया गया है। इसके साथ ही टाइगर वैली के ऊपर बना केबल स्टैंड ब्रिज भी इस प्रोजेक्ट का प्रमुख आकर्षण है। करीब 182 मीटर ऊंचा ये पुल इंजीनियरिंग की शानदार उदाहरण पेश करता है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के पहले चरण की शुरुआत की गई है, यानी कि छोटे वाहन और बसों को ही इस प्रोजेक्ट से जाने की इजाज़त दी जाएगी। 31 अक्टूबर 2026 तक इसकी समीक्षा की जाएगी और बाद में बड़े वाहनों को इस रोड से जाने की इजाज़त दी जाएगी। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 पुणे। जम्मू से कश्मीर जा रही ट्रेन में आरपीएफ के विशेष कोरस कमांडो को तैनात किया गया है। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये आरपीएफ के कोरस कमांडो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस। आप देखिए जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। इनका यही मकसद है कि पलक झपकते ही आतंकियों का काल बनना। अगर कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ये जो जवान है ये पलक झपकते ही उस आतंकी को बहुत दिला देंगे। आप देखिए कि यहाँ पर कैमरा जो है वो भी लगाए गए हैं, पल पल की शूटिंग हो रही है, अत्याधुनिक हथियार भी हैं, उपकरण भी हैं। कुल 20 कोचिज हैं जो ट्रेन जम्मू से कश्मीर जा रही है। हर एक ट्रेन में इसी तरह से आरपीएफ के विशेष कोरस कमांडो को तैनात किया गया है। आने वाले समय में हमारा यात्रा शुरू होने वाली है। जो श्रद्धालु होंगे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, जो आम रेल यात्री हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और ऐसे में विशेष आरपीएफ के कोरस कमांडो जो है हर एक पोस्ट में तैनात किए गए हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 संगलदार। यूपी में आंधी बारिश का कहर, 24 लोगों की मौत, 15 घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। दरअसल बीते 2 दिनों से भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए, 2 दर्जन से अधिक पशुओं की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर में 4, अयोध्या कुशीनगर में 2-2, औरैया, कानपुर, आगरा, संत कबीरनगर, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज तत्परता से कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हुई जनहानि और घायलों को 24 घंटे के अंदर राहत राशि पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुंबई से सटे ठाणे में पुलिस ने 12 साल बाद किडनैपिंग और हत्या का मामला सुलझा लिया है और इस मामले में सोशल मीडिया पर रील स्टार के नाम से मशहूर सुरेंद्र पाटिल और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला 2014 का है, जब करण बागुल नाम का एक व्यक्ति डोंबिवली से लापता हुआ था। परिवार ने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस तरह का कोई मामला है। इसके आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध से जब कड़ाई से पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आया। मामला 7 एकड़ जमीन के सौदे का विवाद का था। बताया जाता है कि उसी विवाद के चलते सुरेंद्र पाटिल ने पहले
बागुल को अपने दफ्तर में बुलाया। इसके बाद मारा पीटा। जब उसकी मौत हो गई तो उसको दूर जंगलों में ले जाकर उसकी बॉडी को फेंक दिया गया। कुछ दिनों बाद उस जंगल में एक बॉडी मिली थी। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान के कोटा से अंधविश्वास की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें कुछ लोग अपने परिवार के एक मृत शख्स का आत्मा लेने के लिए मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गए। इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर बैठकर जमकर पूजा पाठ शुरू कर दी। इसके अलावा तांत्रिक क्रियाएं भी करने लगे और एक भोपा यानी कि तांत्रिक भी इनके साथ था, जो कि वहां पर रूढ़ियों के हिसाब से पूजा पाठ करवा रहा था। दरअसल इस परिवार के एक सदस्य की इसी अस्पताल में मौत हो गई थी। उसके बाद घर में जब कुछ अटपटी घटनाएं होने लगी, उससे पूरे घर का माहौल या शांति बिगड़ने लगी, तो एक तांत्रिक के पास ये लोग गए और उन्होंने सलाह दी कि जो मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा को लेकर आया जाए, तभी इस घर को पितृदोष से शांति मिल पाएगी। इसके बाद ये लोग आत्मा लेने अस्पताल पहुंच गए। कोटा में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा मामला सामने आ चुका है जब लोग तांत्रिकों के भरोसे यहाँ पर आत्मा लेने का खेल खेलते नजर आए हैं। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब आप ट्रेन से जम्मू से कश्मीर जाएंगे वो मनमोहक नजारा कैसा होगा। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। इंजीनियरिंग की बेमिसाल कारीगरी को दर्शाता है। चिनाब दरिया पर बना है और ये पुल जब इस पुल से ट्रेन गुजरती है तो आप सोचिए कि वो नजारा कितना ज्यादा मनमोहक है। चारों तरफ आप देखिए खूबसूरत वादियां और इन्हीं वादियों के बीच जो है ट्रेन गुजर रही है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कि वो जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। मनमोहक नजारा। वैष्णो देवी यात्री जो है वो पहले ही पहुंच रहे थे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। जाहिर तौर पर श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिली है। हमने आपको अंजी ब्रिज दिखाया, यानी दुनिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज। उसके साथ हमने आपको दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी दिखाया। और आप देखिए कि जब ट्रेन से सफर आप लोग कर रहे हैं तो बेहद खूबसूरत नजारा जो है हर तरफ देखने को मिलता है। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।